हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रतन सर। जैसा कि हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले टॉपिक में हम लोग व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़े हैं, प्रकाश में होने वाली घटनाओं के बारे में। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रकाश का, उस चैप्टर का नाम है ध्रुवण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पीछे टॉपिक को रिवाइज करते हैं और जानते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है वो तरंगों के रूप में होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे हाइगेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइगेंस ने सिद्ध किया था कि जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यानी हाइगेंस ने पुष्टि किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हाइगेंस ने प्रूव किया कि जो प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में चलती है। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगे माना। ठीक है, तो प्रकाश को उन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग मानकर प्रकाश में होने वाली घटनाओं की व्याख्या की। तो पहला उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश हाइगेंस की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या की, यानी परावर्तन अपवर्तन दोनों की व्याख्या। परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण और लास्ट आपका विवर्तन। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से कि प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया पहले, और हाइगेंस ने इसे माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है और इसे चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता होती है। तो उन्होंने इसकी सहायता से प्रूव कर दिया कि हाइगेंस की सहायता से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या और व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या हो सकी तरंग मानकर। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग मानकर हम लोग ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ध्रुवण की व्याख्या के लिए हमें प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे मानना होगा, और अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, तो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे टूरमैनिंग नामी वैज्ञानिक ने एक टूरमैनिंग कांच की सहायता से इसको सिद्ध किया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे ये प्रमाण सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्रुवण की घटना के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के दो गत्ते लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे और लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रस्सी लेते हैं और इस रस्सी को
थोड़ा सा कंपन करते हुए ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अभी जब हम लोग यहाँ पे इस रस्सी में कंपन करते हैं तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि इस रस्सी का आयाम मैक्सिमम पास कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, रोटेट करना स्टार्ट करें, तो हम देखते हैं धीरे धीरे कि ये जो आयाम है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो इससे मतलब ये है कि ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, इसी मीडियम को सकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्रुवण की सबसे बड़ी घटना यही है कि ध्रुवण को सिद्ध करने के लिए तरंगे क्या होनी चाहिए, अनुप्रस्थ होनी चाहिए। और ये उन्हीं तरंगों को पास करता है जो समतल ध्रुवित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, दो गत्ते लेते हैं जिन जो दो समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। अब इन गत्तों को एक दूसरे के इस प्रकार रखते हैं कि रेखा छिद्र एक दूसरे के समांतर रहे, ठीक। फिर एक हल्की डोरी को छिद्रों से गुजारते हैं और डोरी का एक सिरा एक बिंदु बी से बांध देते हैं, यानी यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है, और बांध देते हैं। डोरी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर और छिद्रों के लंबवत दिशा में ऊपर नीचे हिलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डोरी में एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में हम लोग पाते हैं कि डोरी में जो कंपन रेखा से पार कर निकल जाते हैं वे कंपन S2 से भी पार निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग S1 को स्थिर रखते हुए S2 को घुमाते हैं, यानी ये S2 मान लें और इसको S1, जब S2 को घुमाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कंपनों का आयाम धीरे धीरे शून्य होता जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि S2 S1 के लंबवत हो जाता है। तो S2 S1 के से निकलने वाले कंपनों को पार नहीं जाने देता है। अब हम डोरी के स्थान पर एक हल्की सी स्प्रिंग को लेकर उपयोग को दोहराते हैं। इस बार हम हाथ में पकड़े हुए स्प्रिंग के सिरे को स्प्रिंग की लंबाई में आगे पीछे करते हैं, जिससे हमें स्प्रिंग के एक अंदर तरंग उत्पन्न हो जाती है और इससे छल्ले में आगे पीछे कंपन करने लगते हैं। और रेखा छिद्र के घुमाने से भी उसमें कंपन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टूरमैलिन ने एक प्रयोग किया जिसका नाम था प्रकाश के संबंध में टूरमैलिन क्रिस्टल का उपयोग। चलिए एडिंग डालते हैं। प्रकाश के संबंध में टूरमैलिन क्रिस्टल का ठीक है। देखिए यहाँ पे टूरमैलिन एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश तरंगों को समतल ध्रुवित कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग ध्रुवण को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे ध्रुवण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो टूरमैलिन क्रिस्टल लेंगे। आइए फिगर देखते हैं। ये हमारा पहला टूरमैलिन क्रिस्टल T1 या P1 कर सकते हैं इसको, और एक ऐसा है दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं।
जिसको हम लोग पहले टूरमैलिन क्रिस्टल के समांतर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं, जिसके कंपन सभी दिशाओं में हैं। और ये लाइट से होकर आ रही है, किसी लाइट से। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि ये यहाँ से पास कर रही है और हमें इस तरफ दिखाई दे रही है। इधर हम नेत्र द्वारा इसको देख लेते हैं। तो ये आपका अधिकतम ध्रुवित प्रकाश होगा, अधिकतम ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और ये आपका ध्रुवित प्रकाश है जो आपका पहले क्रिस्टल से पास कर रहा है। प्रकाश, और ये आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल लाइट है। ठीक है, देखिए टूरमैलिन क्रिस्टल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो प्रकाश के कंपनों को केवल एक ही दिशा में पास करता है, और पास किए गए कंपनों को हम लोग क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, चलिए ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल होता है वो आपका रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, और इसमें मिला क्या होता है, एल्युमिनियम बोरान सिलिकेट का क्रिस्टल होता है, जिसके समतल क्रिस्टल P1 और P2, यानी ये आपका P1 है तो ये आपका P2 है। इस प्रकार काट लिए जाते हैं कि उनको क्रिस्टलीय अक्ष पर उनके जो क्रिस्टलीय अक्ष हैं वो समतल रहें, मतलब एक दूसरे के समांतर रहें। ठीक है, आगे अब श्वेत प्रकाश की एक साधारण किरण को क्रिस्टल P1 पर अविलंबवत डाला जाता है। ठीक है, अविलंबवत डाला जाता है। अब क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश को दूसरी ओर से देखने पर यह प्रकाश हरा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे क्रिस्टल P1 को किरण के परितः अपने ही तल में घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल P1 और P2 को इस प्रकार रखते हैं कि दोनों की अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इस स्थिति में P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता P1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। यदि क्रिस्टल P2 को उसके ही तल में धीरे धीरे घुमाया जाए तो क्रिस्टल P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कम होने लगती है, और जब क्रिस्टल P1 और P2 की अक्षें एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं तो क्रिस्टल P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है और लगभग अंधेरा हो जाता है। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलों P1 और P2 की अक्ष के परस्पर लंबवत होने की स्थिति में क्रिस्टल P2 तथा P1 से गुजरने वाले कंपनों को पार नहीं जाने देती है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रयोग से हमें दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। टूरमैलिन क्रिस्टल P1 और P2 प्रकाश तरंगों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा कि रेखा छिद्र S1 और S2 यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों के साथ करते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश तरंगें होती हैं। यदि प्रकाश की तरंगों में अनुदैर्ध्य कंपन होते हैं तो क्रिस्टल P2 को प्रत्येक स्थिति के लिए क्रिस्टल P1 से गुजरने वाले कंपन क्रिस्टल P2 से भी होकर गुजर जाते हैं, और क्रिस्टल P2 की प्रत्येक स्थिति में उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक समान बनी रहती है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल के सापेक्ष घुमाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे आइए। चलिए हम लोग अब यहाँ से देखिए सिद्ध होता है कि अगर हम इसको रोटेट करें, इस वाले को अब रोटेट करेंगे तो ये वाला जो अक्ष है इसके लंबवत हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो यही है आपका ध्रुवण। ठीक है,
तो अब जानते हैं हम लोग ध्रुवण की क्या परिभाषा क्या है, ध्रुवण कहते किसे है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कि ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, यह ध्रुवण की परिभाषा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रकाश में वैद्युत कंपनों, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रिस्टलों से निर्गत प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो प्रकाश के लंबवत केवल एक ही दिशा में पास करते हैं, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रूस्टर ने परावर्तन द्वारा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण की व्याख्या, ब्रूस्टर का नियम या फिर परावर्तन द्वारा ध्रुवण की व्याख्या। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि n बराबर होता है tan IP। ठीक है, देखें यहाँ पे ब्रूस्टर ने अपने नियम में बस ये बताया कि अपवर्तनांक, और इसको कहते हैं पोलराइजेशन यानी ध्रुवण एंगल। ये आपका है ध्रुवण कोण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि n बराबर क्या है, tan IP। इसका मतलब क्या है कि tan IP जो है आपका वो आपका ध्रुवण कोण है, और n क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में जो संबंध होता है उसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। चलिए बनाते हैं फिगर। ये आपका है अभिलंब। जब हम लोग इस पे आपतित किरण गिराते हैं, ठीक है, तो ये आपतित किरण का कुछ अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, और कुछ क्या होता है, ये आपका जैसे मान लेते हैं कांच है, तो हम जानते हैं कि प्रकाशीय किरण कांच में जाकर क्या होती है, बेंड हो जाती हैं। ठीक है, इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। ये भी आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है, और ये भी समतल ध्रुवित है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो IP है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये भी आपका IP है। इसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, ये आपका वायु है,
और ये आपका कांच है, और इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि देखिए जब हम लोग किसी प्रकाश को इस पर डालते हैं तो ये होता क्या है कि ये प्रकाश इस पे पड़ती है तो ये दो भागों में देखिए समतल ध्रुवित हो जाती है। ठीक है, जब ये समतल ध्रुवित हो जाती है तो इसमें एक चीज़ आया हुआ है, ध्रुवण कोण क्या होता है। ध्रुवण कोण, ठीक है, ध्रुवण कोण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कोण है जिसमें प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। यह एक ऐसा कोण है, चलिए देखें यहाँ पे कि ध्रुवण कोण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि जब हम लोग आपतित प्रकाश को डालते हैं तो वह कोण जिस पे प्रकाश क्या होती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। यानी यह एक विशेष आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं साइन आई पी बटे, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा स्नेल का नियम है। ठीक है, चलिए आइए चित्र में एम बी सी प्लस, नेमिंग कर देते हैं इसका, ये आपका एम है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, और ये आपका एन है, ये आपका डी है। तो देखिए यहाँ पे एम बी सी फिर सी बी डी प्लस डी बी एन बराबर कितना, 180। ठीक है, तो ये क्या है आपका आई पी है, और ये आपका 90 डिग्री है, प्लस कोण आर बराबर 180। तो 90 माइनस कर देंगे तो आई पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस आर। तो आप लिख सकते हैं कि आई पी बराबर, या फिर आर बराबर 90 माइनस आई पी। ठीक है, चलिए फार्मूले में रखते हैं उठा के। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई पी बटे साइन क्या, 90 माइनस आई पी। और आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई पी बटे कॉस आई पी। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं tan आई पी। तो यही है हमारा ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रूस्टर का